आज हम नया टॉपिक करेंगे एसएचएम। एसएचएम एक क्लास 11th का टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसएचएम को ठीक से समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स या सच कहिए तो पूरी फिजिक्स में 11th एंड 12th ऑनवर्ड्स, इवन इंजीनियरिंग में इसके एप्लीकेशन बहुत अच्छा से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, जेई हो, मेन एडवांस, नीट, इवन एकेडमिक में भी इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो एसएचएम को जरा आप ठीक से समझिए। इसे आप ठीक से समझ लेते हैं तो फर्दर आगे इस टाइप का वेव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं एसएचएम। एसएचएम में बेसिकली इसे मिलता जुलता तीन सब टॉपिक है। एक है आपका पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। इसे हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है ऑसिलेशन, इसे हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं, वाइब्रेशन भी बोलते हैं। थर्ड है आपका एसएचएम, जो मेन यही है टॉपिक का। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि तीनों में बेसिक डिफरेंस है क्या। ये अगर क्लियरली आप समझ लेते हैं तो कोई भी इक्वेशन तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर दैट इज पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और एसएचएम और थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस। तो इसे ठीक से समझना तीनों को बहुत जरूरी है। पीरियोडिक मोशन कहता है कोई भी मोशन है, एनी मोशन, एनी मोशन, रिपीटेड, repeated, any motion repeated over any path, over any fixed path। कोई भी फिक्स्ड पाथ पे कोई पार्टिकल रिपीट कर रहा है मोशन को इन सेम टाइम इंटरवल, इन सेम टाइम इंटरवल। तो आपका ये जो होगा आपका हार्मोनिक मोशन। एक ऐसा भी मोशन हो सकता है, सपोज कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ओवर दिस पाथ इट कम्स टू पोजीशन बी इन टाइम टी, इस पाथ पे जाता है और उतना ही समय में कोई पार्टिकल यहां से यहां लौट जाता है ए पॉइंट पे, टाइम उतना ही हो। तो क्या ये मोशन आपका पीरियोडिक है, हार्मोनिक है। पाथ कुछ भी हो सकता है, पाथ में भी लाइक दिस, कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट? यहां से यहां जाता है टी सेकंड में और फिर यहां से यहां तक आ जाता है टी सेकंड में, सो इट मे बी लाइक दिस। कोई पार्टिकल है इस तरह से, कोई फिक्स्ड पॉइंट है, पार्टिकल कोई है, ये यहां से आता है इस पाथ पर चला जाता है टी इन टाइम टी, फिर टाइम टी में यहां से आता है, यहां से चला जाता है। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन वही पाथ कुछ भी हो सकता है, सेम इंटरवल में अगर पार्टिकल सेम पाथ को रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन। सेकंड आपका है ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कहता है मोशन अलोंग बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, या कह सकते हैं टू एंड फ्रो बात एक ही है, बैक एंड फोर्थ। ऐसा मोशन जो सिर्फ आगे पीछे हो सकता है, सिर्फ आगे पीछे, उसको बोलते हैं हम ऑसिलेशन। जैसे सपोज कोई पार्टिकल है ए पॉइंट से चलना शुरू किया और बी पॉइंट पे आता है टाइम टी में, फिर बी से ए पे आ जाता है टाइम टी एंड सो ऑन। सो दिस इज जस्ट ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, ठीक है। थर्ड कहता है एसएचएम, बिल्कुल इसी तरह से है, मोशन अलोंग बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें टर्म आता है थ्रू रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। इसमें रेस्टोरिंग फोर्स नहीं है, मींस यहां से यहां जाता है, यहां से यहां आता है। रेस्टोरिंग फोर्स क्या है इसके हम जिक्र करेंगे, मेन काम तो हमें एसएचएम पे ही करना है।
लेकिन इसमें देखना हमें कि सिंपल ऑसिलेशन और एसएचएम में क्या डिफरेंस है। एक कहता है मोशन अलोंग बैक एंड फोर्थ और एक कहता है मोशन अलोंग बैक एंड फोर्थ थ्रू रिस्टोरिंग फोर्स। ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताना चाहता हूं। थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं, बस जुगाड़ एक्सपेरिमेंट है। अगर ये सब दिखे, सपोज ये कोई पार्टिकल है, एक लड़का है, यहां से आगे पीछे जाता है, अगर हम पकड़ के आगे पीछे ऐसे लगातार कंटीन्यूअस फोर्स लगा रहे हैं, इसे हम आगे पीछे मूव करवा रहा है, दिस इज जस्ट ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन एक बार ऐसे करके छोड़ दिया तो अपने आप आगे पीछे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एसएचएम। दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस यही है, राइट। तो अंडरस्टूड है। एक बार फिर से देखते हैं हम कि ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन में सिर्फ पकड़ के आगे पीछे किए, पकड़ के आगे पीछे किए, राइट। दिस इज जस्ट ऑसिलेटिंग बॉडी और वाइब्रेटिंग बॉडी। लेकिन ऐसा है कि कहीं पे रेस्ट में था और इसको हम पकड़ के आगे पीछे करते हैं तो अपने आप पकड़ के नहीं, सॉरी, अपने आप आगे पीछे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोनों में डिफरेंस है। तो कह सकते हैं ये जो पाथ है, दिस पाथ, दिस पाथ, दिस पाथ, दीज आर जस्ट पीरियोडिक मोशन। ये जो है आपका पीरियोडिक मोशन भी है, ऑसिलेशन भी है अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो। अगर पकड़ के कंटीन्यूअस फोर्स लगा के आगे पीछे कर रहे हैं तो ये सिर्फ ऑसिलेशन है और पीरियोडिक मोशन है। लेकिन एक बार ऐसे करके छोड़ दिए अपने आप आगे पीछे हो रहा है तो आपका पीरियोडिक मोशन भी है, ऑसिलेशन भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। क्लीन हो गया हमारा, राइट। अब हमें वर्कआउट करना है मेन इसके एसएचएम। तो हम देखते हैं एसएचएम, इसे हम रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। सो कम फॉर एसएचएम। ये कहता है a motion repeated after equal interval of time which is directly proportional to displacement, but in opposite direction. A motion repeated after equal interval of time, which is directly proportional to displacement, but in opposite direction, called simple harmonic motion. कैसे? और मैं हमें ऐसे सिंपली वर्कआउट करना है। कोई भी मोशन इनिशियल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। सपोज इनिशियली जहां पे पार्टिकल रेस्ट में है, अगर इस केस को हम कंसीडर करें तो पार्टिकल यहां पर रेस्ट में है। जहां पे इनिशियली रेस्ट में है पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। दिस इज योर मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको हम छोड़ दिए तो इस तरह से क्या एसएचएम। अब कोई भी एसएचएम है जो लार्ज एंगल पे नहीं होता, क्योंकि लार्ज एंगल पे अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो बेसिकली बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्सेस होंगे, लाइक फ्रिक्शन हो सकता है, विस्कस फोर्स हो सकता है, गड़ेगा ना, तो उसके कारण फिर एसएचएम देखिए धीरे-धीरे रुकतेगा, तो एसएचएम नहीं है। ये स्मॉल एंगल पे हमेशा कंसीडर करते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ आइसोपरिज्म कहता है इफ एंगल शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री। लेकिन खैर स्मॉल एंगल को भी लेकर चल सकते हैं। तो कहते हैं स्मॉल एंगल के लिए एसएचएम स्मॉल एंगल के लिए ऐसे लेकर देखें तो कर्व पाथ आता है। स्मॉल एंगल में तो कर्व बहुत ही छोटा होगा, इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ये स्मॉल एंगल पे इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। अंडरस्टूड है, स्मॉल एंगल मानकर चलना। कोई पार्टिकल इनिशियली यहां पर रेस्ट में था, दैट वाज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब इसको यहां से हम डिस्प्लेस करके छोड़ दिए तो आगे पीछे हो रहा है, सपोज यहां से यहां। दिस इज ए एंड दिस इज पोजीशन बी। गेटिंग इट? ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। अब यहां से ज्यादा देखिए पार्टिकल यहां पे था, छोड़ दिए तो t1 सेकंड में यहां आएगा, यहां से मैं एक साथ यहां हर पूरा पाथ पे t1 सेकंड में यहां, t2 सेकंड में यहां एंड सो ऑन। सपोज यहां से एट एनी टाइम पार्टिकल यहां पे आता है, आफ्टर टाइम t पार्टिकल एट पोजीशन p, दैट इज x फ्रॉम द मीन पोजीशन। x आपका चेंज कर सकता है, यहां से यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जा सकता है, यहां से यहां तक इधर आ सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक। तो जब यहां पे पार्टिकल आ गया, सो दैट इज योर x इज इक्वल टू a एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एम्पलीट्यूड,
ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वैसे इस डायरेक्शन में लेकर चले तो ये आपका हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। गेटिंग यही ऐसे। अब ये कहता है a motion repeated after a current होता है which is directly proportional to displacement but in opposite direction, right? Basically which is directly proportional to displacement, कोई भी है। यहां एक चीज और कर सकते हैं, the motion repeated after a current होता है, यहां आप ऐसा कर सकते हैं ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। अब हम देखते हैं रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। तब कहता है रेस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अ पॉइंट। रेस्टोरिंग फोर्स क्या कहता है? रेस्टोरिंग फोर्स कहता है अगर हम कोई पार्टिकल में, सपोज ये पार्टिकल यहां था, राइट ना, यहां से उठाकर यहां ले आए तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गया, राइट, छोड़ देते यहां से यहां आ गया, गाड़ी लेते तो एनर्जी मेरा स्टोर हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं इसकी एनर्जी स्टोर हुआ, कहीं ट्रांसफर हुआ कहीं से। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पार्टिकल है, देखिए यहां रेस्टोरिंग फोर्स मींस डिस्प्लेस इरर कर रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए डिस्प्लेस इरर कर रहा है, अब यहां तक छोड़ दिए तो मोशन इस डायरेक्शन में है, तो इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। ये रेस्टोरिंग फोर्स कहां से आया? बेसिकली मेरा एनर्जी इसमें चला गया, तो इस एनर्जी के कारण एक उस बर्टन करने की टेंडेंसी आती है, जहां भी बर्टन हो रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स आएगा, राइट। लेकिन देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, राइट, तो फोर्स आपका इधर लग रहा है क्योंकि एक्सप्रेशन इस डायरेक्शन में है। तो रेस्टोरिंग फोर्स आप लिख सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स ए प्रोपोर्शनल टू x। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, आप देख सकते हैं। देखिए हम यहां से किए तो ये थोड़ा सा ले जाते हैं, धीरे धीरे आया, लेकिन अगर दूर ले गए तब तेजी से आया। सच तो ये है कि कोई पार्टिकल ऐसे चेंज करता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज पे। तो टाइम पीरियड जो इसका होता है, टाइम टेकन ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे इंडिपेंडेंट होता है, अंडरस्टूड है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यहां ज्यादा एम्पलीट्यूड लेकर बता रहा हूं। सपोज यहां देखिए छोटा सा एम्पलीट्यूड लिए, यहां से छोड़ दिए तो धीरे से, अगर इतना नहीं तो देरी से आया। मींस कहने का मतलब ये है कि एक ऑसिलेशन मतलब यहां से यहां जाना, फिर यहां से आना, यहां से आना, यहां से आना। अगर इतना छोटा ऑसिलेशन तब भी जितना समय लगेगा उतना ही, अगर बड़ा ऑसिलेशन लिए यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तब उतना ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस थोड़ा सा कर रहा है तो फोर्स कम लग रहा है, डिस्प्लेस ज्यादा कर तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है तेजी से आ रहा है। मींस कहेंगे यहां से यहां तक आने में जितना समय लगेगा उतना ही यहां से यहां तक समय लगेगा। अब ज्यादा लग रहा है यहां से यहां तक, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में सेम समय टाइम लग रहा है, दिस मींस क्या है, इस केस में एक्सीलरेशन ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, राइट। तो ये कहता है डिस्प्लेसमेंट इज मोर, रेस्टोरिंग फोर्स इज मोर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए डिस्प्लेस हम इधर कर रहे हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए। सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन F is equal to minus kx, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा F is equal to minus kx। k is called force constant, जहां k को बोलते हैं force constant। This is also called स्प्रिंग के केस में हम इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। A force F upon x, that is basically F upon x। देख ही रहे हैं, x माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस नहीं अपोजिट डायरेक्शन है। फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स, और रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपको पता ही होगा दुनिया में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी हटाने का कांस्टेंट लाते हैं वो किसी न किसी चीज का प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी उस पार्टिकल का रिलेशनशिप परफॉर्म करता है। अब कोई जरूरी नहीं कि आप कैसे चीज परफॉर्म करें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही बात में हम ऐसा मान ले कि यहां पे कोई पार्टिकल में रख दिया, बीम पोजीशन में था, अगर ये पार्टिकल यहां पे नहीं है, इससे अगर स्प्रिंग से अटैच कर दिए, सॉफ्ट स्प्रिंग, अब इसको हम यहां से गड़ेंगे ना, ये ऐसा करते हैं, इसको पार्टिकल पे ही रखते हैं, ये बीम पोजीशन है आपका, पार्टिकल यहां नहीं रखते हैं। सपोज कहीं और रख दिए, एक स्प्रिंग से अटैच है, इस तरह से कंसीडर कर, दूसरा फिगर बना देने में खराब क्या है। सपोज कोई पार्टिकल जो है एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, जैसे पार्टिकल का एक पार्टिकल का मास है, एक पार्टिकल यहां था जहां पे रेस्ट पे था, दैट इज द मीन पोजीशन, यहां x इक्वल टू 0 होगा, जैसे यहां पे वेयर इनिशियली द पार्टिकल इज रेस्ट, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सपोज एक मीन पोजीशन पे,
अब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके यहां से ले आते हैं, राइट। सपोज इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है x इक्वल टू ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही कंप्रेशन होगा एंड इट परफॉर्म ओ SHM ओवर दिस पाथ। यहां पे हो जाएगा आपका x इक्वल टू a, यहां पे होगा x इक्वल टू a एट एनी स्टेट। यहां पे मान सकते हैं t p पॉइंट एट अ डिस्टेंस x, दोनों केस एक ही जैसा है। तो ये आपका सिंपल पेंडुलम है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसको करते हैं तो इसका टाइम पीरियड कुछ होगा, तो स्प्रिंग SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कुछ होगा। तो बेसिकली कौन सा सिस्टम SHM कर रहा है उसका प्रॉपर्टी है स्प्रिंग कांस्टेंट। गेट इट? सो a इक्वल टू माइनस kx, दैट इज बेसिकली अ स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर इसी को फर्दर कोई भी एक एग्जांपल हम रखते हैं साथ में, ये नीचे वाला रखें आगे रखें। अगर हम ऐसा कंसीडर करें इस केस में, अगर इसको मैं स्ट्रेच करके ले जाऊं तो आप कर सकते हैं, हम ये राइट लिया है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन a इनटू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kx, ऐसा लिख सकते हैं। implies you can write here d square x upon dt square is equal to minus k upon m into x। here k upon m को हम बोलते हैं ओमेगा स्टार। ये कहां से आएगा मैं बताऊंगा। तो आप कह सकते हैं implies d square x upon dt square is equal to minus ओमेगा स्क्वायर x। ये कहां से आएगा? I'll tell you later। ये आपका इक्वेशन होगा। इसको चाहे तो और फर्दर कर सकते हैं d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0। This is your differential equation of SHM। Differential equation of SHM। एक SHM का differential equation है। गेटिंग इट? अब ये इसका बेसिक इक्वेशन है। अब इसी से आप कुछ भी ला सकते हैं। जैसे अगर हम फर्दर इस चीज को हम आगे बढ़ाएं तो आप याद रखिएगा इन पोजीशन पे SHM पार्ट भी कर रहा है। अगर इसको हम करना चाहें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है। इसको अगर दूसरा फॉर्म में लिखना चाहें, द सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसको हम लीनियर फॉर्म में बोलते हैं, लीनियर फॉर्म ऑफ SHM अगर लिखना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 लिख सकते हैं। a इसका आपका लीनियर फॉर्म होगा या सिंपलेस्ट इसी का दूसरा फॉर्म है। कैसे? हम आप चेक करके देख सकते हैं इसको अगर आप चेक करेंगे तो इस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं, SHM है कि, ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसको चेक कर लेते हैं। आप देखिए अगर आप dx अपॉन dt करें इसे तो कितना आ जाएगा? a ओमेगा साइन का कितना होगा डिफरेंशिएशन? साइन का डिफरेंशिएशन आपका cos होता है, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। ये ऐसा है। फर्दर इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर तो माइनस ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos को होता माइनस है इसलिए माइनस पर ले लिया sin ओमेगा t प्लस 5। ऐसा आ गया। अब आप लिख सकते हैं अगर यहां करें हम d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिए तो a sin ओमेगा t प्लस 5 कितना आ गया आपका x। देखिए a sin ओमेगा t प्लस 5 इज इक्वल टू x। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया। आप लिख सकते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। मींस ये इक्वेशन आपका SHM का है। समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। सपोज एक और इक्वेशन देखते हैं, अगर चेक करने के लिए बोल दे कि वेदर दैट इक्वेशन इज SHM और नॉट तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चेक द इक्वेशन। एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, एग्जांपल है x इक्वल टू a sin pt प्लस b cos pt। चेक द इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप चेक कीजिए SHM है कि बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt, ये बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू ap sin का cos ओमेगा t प्लस dt, p बाहर आ जाएगा, cos का माइनस sin ओमेगा t, तो यहां माइनस कर दीजिए। अगेन इसको हम d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर करते हैं
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर बाहर आ जाएगा, राइट, सॉरी मैं ओमेगा लिख दिया, p है, दैट इज योर p, a sin pt प्लस b cos pt, फिर एक बाहर ले आएंगे हम इसमें, तो कितना आ जाएगा, cos का माइनस साइन, तो माइनस a p स्क्वायर sin pt, ये हो जाएगा sin का cos माइनस bp स्क्वायर cos pt। अगर यहां से ले लें हम a के फॉर्म में था तो माइनस p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, a sin pt प्लस b cos pt, ये आपका आ गया, इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर a sin pt प्लस b cos pt x है, तो x हो गया, ये आपका हो गया d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। अगर इसे आप देखें तो इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो यहां से कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। क्लियर, समझ में आई बात? मींस आप चेक कर सकते हैं कौन सा इक्वेशन एसएचएम है और कौन सा इक्वेशन एसएचएम नहीं है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m क्यों आता है। फिर आपने देखा कि sin ओमेगा t प्लस फाई आया, या कैसा भी फेज डिफरेंस क्या होता है, एपोक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ना। इसे तो रहने दूं मैं, इसकी जरूरत पड़ेगी फर्दर। आपने दो इक्वेशन देखा, एक आपने देखा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपने देखा। दूसरा इसी का सेकंड फॉर्म देखा, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे ओमेगा t प्लस फाई क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, इस चीज को हम कैसे फील करें, क्योंकि यही मेन समझना है। ये चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो मैं बताया कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्टरनेटिंग करंट, राइट, वेव ऑप्टिक्स, उसमें दिक्कत नहीं होगी, फिर दोबारा आपको फेज कांस्टेंट समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, इसका मतलब है सपोज ए पार्टिकल है जैसे चेक कर रहा हूं दिस पाथ, जहां पे रेस्ट में है, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये आपका पाथ है a टू b, राइट, यहां से यहां तक जाता है। दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू a, यहां पे है आपका x इक्वल टू 0, दैट इज द मीन पोजीशन। एट एनी स्टेट पार्टिकल पॉइंट p पे आता है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहां पे आता है। तो आप देखना चाहते हैं कि ये सब सारे टर्म्स हैं क्या, तो यहां ओमेगा t प्लस फाई को हम बोलते हैं, ओमेगा t प्लस फाई, इसे हम बोलते हैं फेज, ये आपका फेज, और फाई को बोलते हैं हम फेज कांस्टेंट और एपोक और इनिशियल फेज भी बोलते हैं, इनिशियल फेज भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं इन सब चीजों में डिफरेंस क्या है, फेज क्या है, फाई क्या है, एपोक क्या है, या आपका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इसके बारे में हम देखना चाहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए कि SHMs आर नथिंग एल्स, दीज आर जस्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा भी SHM है आपका कुछ भी नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जहां कहीं भी SHM में आपको दिक्कत हो, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंसीडर कीजिए। जैसे आप देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, देखिए कोई पार्टिकल है जो सर्कल में मूव करता है, सपोज इधर से इधर, इधर से इधर, कैसे लीजिए A से B तक आता है, फिर B से फिर A तक आता है, ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन, राइट। यहां से यहां गया, पूरा हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल, दिस इज हाफ साइकिल, दिस टू हाफ साइकिल्स मेक अ साइकिल। अब कोई पार्टिकल ऐसे चल कर रहा है, देखिए यहां से यहां गया, यहां से यहां है, तो पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां से यहां, हाफ सर्कल के जैसा है। ये जो सेक्शन है आपका हाफ सर्कल के जैसा है, ये हाफ सर्कल के जैसा है। फिर यहां से यहां जाना, ऐसे करके इधर जाएगा तो उतना ही इधर भी जाएगा, यहां से यहां आना हाफ सर्कल के बराबर है। तो अगर इसको हम ग्राफ ले डिस्प्लेसमेंट के टर्म में समय के साथ अगर हम ग्राफ बनाते हैं,
सपोज इधर आपका टाइम है, इधर आप डिस्प्लेसमेंट लीजिए जो समय के साथ चेंज कर रहा है, राइट ना। तो कैसे जा रहा है, पहले यहां से डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम गया, फिर यहां से यहां तक आएगा, घटते घटते फिर 0 पे आया, फिर यहां से कोई डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम पे जाएगा, फिर यहां से घटते घटते फिर 0 पे आएगा। यही आप गड़े तो 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक गया, ये हो गया एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फिर यहां 0 से घटते घटते फिर अपोजिट डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, इसको माइनस से भी लिख सकते हैं, माइनस मींस अपोजिट डायरेक्शन, चाहे तो माइनस लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस कर। तो यहां क्या है, इधर से इधर जाना हाफ सर्कल के बराबर है और इधर से इधर आना हाफ सर्कल के बराबर है। these two half circles, this half circle and this half circle, these two half circles make a circle, बिल्कुल ऐसे। यहां जो सर्कुलर मोशन में जो रेडियस था आपका, देखिए यही रेडियस है, इधर से इधर कहीं चलिए, वही यहां एम्पलीट्यूड है। सर्कुलर मोशन में जो रेडियस है वही यहां मिस कर सकते हैं, यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना हाफ सर्कल के बराबर है, यहां से यहां जाना, यहां से आना दूसरा हाफ सर्कल के बराबर है। तो जो सर्कुलर मोशन में रेडियस है वही आपका यहां एम्पलीट्यूड है। यहां जो सेंटर है ओ, वही यहां मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के अलावा देखिए सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, जो सेंटर है वही यहां मीन पोजीशन है। क्लियर। अब देखते हैं एंगल। सपोज पार्टिकल यहां पे है तो कहेंगे 0 डिग्री एंगल पे है, यहां है तो सपोज 60 डिग्री एंगल पे है, यहां है तो π/2 एंगल पे, यहां पे तो π एंगल पे है, 2π एंगल पे है, फिर 3π एंगल पे है, 4π एंगल पे है, 5π एंगल पे है एंड सो ऑन। क्लियर ना। तो पार्टिकल यहां है तो 0 डिग्री एंगल पे है, वैसे ही पार्टिकल मीन पोजीशन यहां से हाफ सर्कल ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो कहेंगे पार्टिकल यहां है तो कहेंगे 0 डिग्री फेज पे है। यहां से यहां गया तो देखिए यहां से यहां है, तो यहां कितना हो गया 90 डिग्री के बराबर। जब पार्टिकल यहां आएगा तो कहेंगे π/2 फेज पे है। फिर पार्टिकल यहां से यहां आ गया तो π/2 से यहां पाई तो कहेंगे पाई फेज पे है। यहां आ गया तो फिर 2π फेज, 3π फेज एंड सो ऑन। वंस अगेन, जो सर्कुलर मोशन में रेडियस है वही यहां एम्पलीट्यूड है, जो यहां सेंटर है वही यहां मीन पोजीशन है, जो यहां एंगल है वही यहां फेज है, वही आपका हो गया पूरा फेज, राइट। नाउ एक टर्म में आ रहा है कि फेज फाई क्या है सर, तो फाई को बोलते हैं फेज कांस्टेंट और एपोक और इनिशियल फेज। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या है। जैसे आप देखे होंगे sin थीटा भी होता है कोई इक्वेशन, और ऐसा भी होता है sin थीटा प्लस x या x प्लस sin थीटा। sin 30 डिग्री भी होता है, sin थीटा प्लस 30 प्लस x भी होता है। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो sin थीटा और sin थीटा प्लस x का दोनों में डिफरेंस क्या है उसे समझ लें। sin 30 और sin 30 प्लस x में क्या होगा। बेसिकली जो कोई भी इक्वेशन होता है वो sin थीटा प्लस x होता है। sin थीटा प्लस x का मीनिंग क्या है कि इनिशियली पार्टिकल कहां पे था। पार्टिकल सपोज ऑलरेडी 30 डिग्री एंगल पे है और 60 डिग्री डिस्क्राइब करता है, गेटिंग इट ना। तो कहेंगे x = 30 डिग्री और यहां से 60 डिग्री का मतलब पार्टिकल आ गया 90 डिग्री पे, राइट। तो x का मतलब इनिशियली पार्टिकल कहां पे था। इफ नॉट मेंशन्ड मींस इनिशियली पार्टिकल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, 0 डिग्री में था, तो इसी x को 0 मान लेते हैं तो आपका आ जाता है sin 30। क्लियर। नॉट मेंशन्ड इसका मतलब पार्टिकल है आपका 0 डिग्री पे है। अगर कहता है पार्टिकल ऑलरेडी 30 डिग्री पे और 60 डिग्री डिस्क्राइब करता है तो ये हो गया आपका x। जो आपका x है वही यहां phi है। इफ नॉट मेंशन्ड मींस phi = 0, 0 एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कोई पार्टिकल यहीं से चलना शुरू करता है तो phi 0 हो गया, तो phi = 0, तो कहेंगे x = a sin omega t इज द इक्वेशन फॉर SHL। यहां से चलना शुरू किया। ऐसा भी हो सकता है पार्टिकल को पकड़ के यहां ले आए 90 डिग्री पे ऑलरेडी, तो कहेंगे phi = 90। जैसे यहां था पार्टिकल ऑलरेडी 90 पे था, कहता है 60 डिग्री से आप करता है तो x = 90 डिग्री होगा और यहां से 60 डिग्री आएगा, तो आपका x = 90 हो जाएगा इतना। वैसे ही पार्टिकल यहां तो कहेंगे phi = 0 और यहां है तो कहेंगे phi यहां है, आयो आप यहां से छोड़ने के बाद ऐसे चेक कर रहा है तो कहेंगे phi = 90 डिग्री। क्लियर है ना। तो यही phi है 0 कर लेते हैं, इसका मतलब मीन पोजीशन से चलना शुरू किया एंड दैट इज योर फेज कांस्टेंट और एपोक और इनिशियल फेज। एक क्लियर हो गया। तो वन सेकंड फिर से एक फिगर हम बनाते हैं जरा। एपोक समझ में आ गया।
अब यहां से अगर हम देखें इस तरह से कि कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल ए से बी पे आता है, मैं बताया जहां मीन जो आपका सेंटर वही यहां मीन पोजीशन है, जहां रेडियस है वही यहां एम्पलीट्यूड है, गेट इट, जहां एंगल है थीटा है वही यहां कितना है ओमेगा टी है। आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी आता ही है, तो वही है बेसिकली ओमेगा टी के फॉर्म। अब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो अंदर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर a, अगर रेडियस a है तो जहां सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर a है वही इस केस में रेस्टोरिंग फोर्स होगा। देखिए इधर से इधर गया तो इधर एक फोर्स लगेगा, तो इसे इधर लगता है रेस्टोरिंग फोर्स, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो भी होगा m ओमेगा स्क्वायर a। क्लियर? अब क्लियर हो गया होगा सर्कुलर मोशन ऐसे। वंस अगेन जहां रेडियस है वही यहां एम्पलीट्यूड है, जो यहां सेंटर वही यहां मीन पोजीशन है, जहां एंगल है वही यहां फेज है, जहां सेंट्रीपिटल फोर्स है वही आपका रेस्टोरिंग फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, यहां देख रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन, बस यही डिफरेंस है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर आपने कहां तक लाया था, मैं बताया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था आपका, यही हम लोग किए थे d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर m इज इक्वल टू kx, यही था आपका। तो k अपॉन m आपका ओमेगा स्क्वायर x आया था, k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर x था, तो यहां ओमेगा स्क्वायर x ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m हम लोग देखते हैं a कहां से आता है। ये कुछ नहीं, k इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए a, अंडरस्टूड है रेडियस a के x से x के टर्म भी ऐसे चेक कर सकता है, तो इसका अगर लेंगे तो यहां से यहां तक सर्कल हो जाएगा, a रेडियस a था, x का रेडियस छोटा रेडियस भी ले सकते हैं, कुछ नहीं। तो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट और m तो आपका रखना है, a फोर्स है, फोर्स आपका रेस्टोरिंग फोर्स है, तो m ओमेगा स्क्वायर a होगा, दैट इज इक्वल टू a एंड m a से a कैंसिल होगा, m से कट, आप देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सॉरी k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आपका, दैट इज योर ओमेगा स्क्वायर। अब क्लियर हो गया पैटर्न में ऐसे चलने कि ओमेगा स्क्वायर क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे ए से बी तक एक पोजीशन से सेशन कर रहा है, तो एक टर्म है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। बेसिकली मेरी आदत है छोटी छोटी लिखने, समय के साथ बड़ा लिखूंगा। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यही आपका एम्पलीट्यूड होगा, x इक्वल टू a, यही आपका एम्पलीट्यूड है। इसमें एक टर्म होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसे हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कहता है टाइम टेकन to complete one oscillation, complete one oscillation। एक ऑसिलेशन में कितना समय लगता है? वन ऑसिलेशन मींस यहां से यहां जाना और यहां से यहां आना, दैट इज वन ऑसिलेशन। और टाइम पीरियड का वैल्यू होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ऐसा नहीं कोई बड़ी चीज है नहीं, जैसे कोई पार्टिकल लीनियर मोशन में है, पार्टिकल पॉइंट A पे है, आफ्टर टाइम t पार्टिकल कम्स टू पोजीशन B एंड कवर्स अ डिस्टेंस x, तो कहते हैं लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। वैसे ही अगर कहें कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, पॉइंट A पे है, आफ्टर टाइम t पार्टिकल कम्स टू पोजीशन B एंड डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा, तो यहां होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय, राइट, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, राइट।
यहाँ हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म यूज करते हैं। ये थीटा बाय टी हो गया आपका। अब थीटा सपोज पार्टिकल यहां से यहां गया, कंप्लीट सर्किल पूरा करते तो थीटा कितना हो गया 2 पाई है, और 2 पाई यहां से यहां तक जाने में पूरा सर्किल में समय लगता है, दैट इज टाइम पीरियड टी, वही आपका है टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई पर ओमेगा, राइट। टी को इधर ले आए तो टी इक्वल टू 2 पाई पर ओमेगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये भी एक इक्वेशन हो सकता है टाइम पीरियड का, क्योंकि आपने देखा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m, तो m ऊपर चला जाएगा। इसको आप ऐसा कर सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई मास अपॉन फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन फोर्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्सीलरेशन, तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अब जानते हैं F इज इक्वल टू ma, तो कितना हो जाएगा मास अपॉन फोर्स, m अपॉन फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a, तो ही नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला जाएगा। सो ऑल दीस आर इक्वेशंस ऑफ SHA। टाइम पीरियड ऐसा है, एक टर्म होता है आपका फ्रीक्वेंसी, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। ये कहता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस per second, number of oscillations per second, that is basically reciprocal of time period। तो आप कह सकते हैं n is equal to 1 upon t, तो n का वैल्यू लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई, इसे उल्टा कर दीजिए। n is equal to आप ये भी लिख सकते हैं, अगर इसका करें उल्टा कर दें तो कितना आ जाएगा 1 upon 2 पाई अंडर रूट k upon m, ऐसा भी लिख सकते हैं। So these are the equations for corresponding। क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस थे जिसके बारे में आइडिया होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा डिस्प्लेसमेंट x is equal to a sin omega t plus phi, a sin omega t plus phi, आपने ये देखा। अगर इसे हम स्टेच करें तो कह सकते हैं फॉर सिंपलिसिटी phi is equal to 0, मींस पार्टिकल ऐसे जब शुरू किया मेन पोजीशन से x इक्वल टू 0, यहां से अगर करना शुरू करता तो एक phi इक्वल टू मान लेते हैं हम पाई बाय 2, तो सॉरी ये जो phi है आपका ये कितना हो गया 0, यहां से चलना शुरू किया तो phi इक्वल टू 0, तो कह सकते हैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t, दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ SHA। ओमेगा को आप लिख सकते हैं x इक्वल टू a sin 2 पाई बाय t इनटू t। अब स्मॉल t क्या है, कैपिटल T क्या है? स्मॉल t का मतलब एट एनी टाइम और कैपिटल T मींस टाइम टेकन इन व्हाट ऑसिलेशन। जैसे कोई पार्टिकल ऐसे चेंज कर रहा है, राइट, इस तरह से ऐसे चेंज कर रहा है, तो यहां पे कितना हो गया t इज इक्वल टू 0, हाफ ऑसिलेशन, दिस इज कंप्लीट ऑसिलेशन। जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो t इज इक्वल टू कैपिटल T, पार्टिकल यहां आएगा तो t इज इक्वल टू t बाय 2, पार्टिकल यहां आ गया तो t इज इक्वल टू t बाय 4। यहां से यहां तक आना, यहां से यहां तक आना कंप्लीट साइकिल टाइम पीरियड, यहां से यहां तक जाना, यहां से यहां तक t बाय 2 हाफ साइकिल, यहां से यहां जाना क्वार्टर साइकिल दैट इज t बाय 4, और यहां हो जाएगा आपका 3 a t मींस समय के साथ टाइम पीरियड का इक्वेशन ऐसा। अब ये इक्वेशन को हम ऐसा ला सकते हैं, अगर ग्राफ से देखना चाहें तो इसको हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का टेबल बनाते हैं। बेसिकली ग्राफ ऑलरेडी वही होगा। अगर हम ले टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ x, अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, आप यहां t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो sin 0 इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अगर हम पुट करें t इक्वल टू t बाय 4 तो 2 कट जाएगा, t से t पाई बाय 2 sin 90 इज 1, तो ये आपका हो गया t बाय 4, तो ये हो गया 1 दैट इज 8, 2 कट जाएगा, t कट जाएगा, sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और ये बचेगा। और इसे ही आप ले t by 4
तो पाई आएगा अगेन 0। 3t/4 वैसे पुट करें तो माइनस a आ जाएगा। अगर हम t t ले लिए तो आपका आ जाएगा अगेन 0। t t ले लिए तो 2 पाई अगेन 0 ये बात। अब इसको इसे मैच कीजिए, t 0 x is 0, t t/4 x is t/4 that was your t/2, t t/2 that is again 0, t 3t/4 ये हो गया आपका माइनस a, t t यहाँ पे हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट अगेन 0। गेटिंग इट नाउ? तो टाइम के साथ आप देख सकते हैं इस तरह से चेंज करेगा। इसको फर्दर अगर हम स्ट्रेच करें, अगर हम करना चाहते हैं वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, फॉर वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं, राइट, तो क्या करना? वेलोसिटी के लिए आप देखिए कि एक्सिस को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो v कितना हो जाएगा dx/dt। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को phi 0 मान लिए तो आप कह सकते हैं v a ओमेगा cos ओमेगा t, राइट, ओमेगा बाहर आ जाए, a ओमेगा cos ओमेगा t। आप ऐसा भी लिख सकते हैं v a ओमेगा cos 2 pi by t into t, ओमेगा 2 pi by t। अब इसको भी बना सकते हैं फर्दर। अगर हम इसका इक्वेशन बनाना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए हम टाइम के साथ वेलोसिटी का, दिस इज टाइम t, दिस इज वेलोसिटी। अगर हम t 0 ले लिए, t 0 तो cos 0 is 1, t 0 cos 0 is 1, so velocity becomes a omega। t वैसे t/4 हम ले लिए, t/4 तो 2 2 कट जाएगा, 90 pi/2 sin 90 सॉरी cos 90 is 0, so 0। वैसे ही आप पुट करेंगे t/2 तो माइनस a ओमेगा, 3t/4 तो आपका आ जाएगा 0, t आप पुट करेंगे तो a ओमेगा। अब इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा एक्सेलरेशन का। देखिए ये आपका था t और वेलोसिटी के साथ, t डायरेक्शन में t है, डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो t 0 अगर हम लिए तो वेलोसिटी कितना हो गया a ओमेगा, क्वार्टर ऑसिलेशन। t/4 यही हो गया आपका, t/4 में वेलोसिटी कितना हो गया 0, t/2 में कितना हो गया माइनस ओमेगा, 3t/4 में 0, t में आपका आ गया a ओमेगा क्वार्टर ऑसिलेशन। क्लियर? अब ऐसे ही अगर आप करना चाहते हैं एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन को हम f मान लेते हैं क्योंकि a को हम एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल लोग एक्सेलरेशन को a मानते हैं, मैं यहां f मान रहा हूं बिकॉज़ a इज एम्पलीट्यूड हियर। तो अगेन f कितना हो जाएगा dv/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये 1 ओमेगा बाहर आ जाएगा, आपको 1 ओमेगा और बाहर आ जाएगा, cos का माइनस है तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा sin ओमेगा t। आप लिख सकते हैं f माइनस a ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा sin का cos माइनस cos 2 सॉरी ये तो हम कर चुके हैं, cos का माइनस sin कर चुके हैं, तो ये आपका होगा sin 2 pi by t into t। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब इसका भी चाहे तो आप ग्राफ बना सकते हैं। देखिए टाइम और एक्सेलरेशन के साथ, दिस इज टाइम t, दिस इज एक्सेलरेशन t is equal to 0 होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, t is equal to 0 sin 0 is 0, एक्सेलरेशन इज 0। गेट इट? अगर हम ले t is equal to t/4 sin 90 is 1 तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा t/2 अगर ले अगेन विल गेट 0, 3t/4 वैसे ही करेंगे तो a ओमेगा स्क्वायर, t ले विल गेट 0। अब इसका ग्राफ निकालना चाहे तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट के उल्टा ऐसे भी कर सकते हैं, वहां sin ओमेगा t था तो माइनस आ गया तो ग्राफ नीचे से होगा। मींस इस केस में अगर ग्राफ लें टाइम t इस डायरेक्शन में, हम इधर एक्सेलरेशन f लेते हैं, ये आपका एक्सेलरेशन f है तो कितना होगा t 0 तो x पहले बना दो इस तरह से होगा। देखिए हम t 0 में था इतना एक्सेलरेशन कितना था 0, सॉरी दिस वाज योर एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन अगर हम ले ले t/4, ये हो गया t/4, एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर। t/4 मींस यहां देख रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पे जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स और ज्यादा होगा। तो यहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। t/2 विल गेट 0, अपोजिट डायरेक्शन में a ओमेगा स्क्वायर 0 गेट 0। दिस इज द एक्सेलरेशन। क्लियर, समझ में आ गया होगा। थोड़ा और कर लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, परफॉर्मिंग एसएचएम, कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका टोटल एनर्जी क्या होगा। आप तो जानते हैं टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी possessed by virtue of its motion, potential energy possessed by virtue of position, और कोई एनर्जी है that is equal to work done that is independent of path। तो पार्टिकल मोशन में इनिशियली जहां पे पार्टिकल यहां पे था, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। एक एसएचएम कब होगा, जब एसएचएम करना शुरू करेगा। गणित लिखना, यहां पे पार्टिकल रेस्ट में था, अंडरस्टूड, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इसके रिस्पेक्ट, जैसे एक ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आपका 0। जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे गेट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। बेसिकली है क्या, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों 0 है, क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 है। एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो रफली है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ जाते हैं। लेकिन यहां ऐसे समझने के लिए इतना याद रखिए, जहां पे पार्टिकल का नेट फोर्स 0 होगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, वही फर्स्ट पोजीशन होगा। यहां से ऊपर लेते गए, यहां पे कुछ फोर्स लगा mg, तो कहेंगे इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी था। अब यहां पे पार्टिकल रेस्ट में एक फोर्स लग रहा है mg, एक लग रहा है टेंशन, नेट फोर्स 0, तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब पार्टिकल को यहां से यहां ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी था, तभी तो नीचे आया, वर्क डन हुआ, मिस एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से यहां ले गया, छोड़ दिया, तो देखिए यहां आ जाता है, नीचे यहां कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो यहां पे ग्राउंड जैसा ए बिहेव करेगा, जैसे ऊपर ले जाना वैसे ही ऐसे बिहेव करेगा, गेट, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। सो एंड मोशन में है, तो देयर इज काइनेटिक एनर्जी एज वेल। सो टोटल एनर्जी is the sum of kinetic energy plus potential energy। काइनेटिक एनर्जी पहले देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू m। v का वैल्यू आप जानते हैं, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। आपने देखा, चाहे तो 5 इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। m v स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक a ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k, आपने देखा है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m, तो एक ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हाफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ये होगा आपका, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप चाहे तो 5 इक्वल टू 0 ले सकते हैं, इस पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ओवर द मीन पोजीशन। नाउ अब यहां से क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ k स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना होगा, दैट इज योर 0, राइट। जैसे आपने देखा था वेलोसिटी का इक्वेशन देखा, वेलोसिटी का इक्वेशन आपने देखा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5 या 5 इक्वल टू 0, या आपने ओमेगा देखा, तो v मैक्स कितना होगा, ओमेगा a if cos ओमेगा t प्लस 5 कितना हो जाए, ये 1 बन जाए, 1 हो जाएगा, मींस 5 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना कितना होगा, सॉरी cos 0 is 1, मींस मीन पोजीशन पे, यहां पे तो रेस्ट में था, एसएचएम कब होगा, जब डिस्प्लेस कर दिए, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, गेट, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा t प्लस 5, फेज कितना हो जाएगा, फेज हो जाएगा आपका 0 डिग्री, एंड cos 0 is 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, सो वेलोसिटी विल मैक्सिमम ओमेगा, एंड वेलोसिटी मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी मिनिमम कैसे होगा, जब वैल्यू ऑफ cos थीटा, दिस cos phi is 0, ये कब होगा, जब phi is 90 डिग्री, जब पार्टिकल यहां होगा,
घटेगा इतना, जब ये 90 डिग्री पे होगा तो मिनिमम हो जाएगा, तो वेलोसिटी मिनिमम। आप ऐसा भी कर सकते हैं इस इक्वेशन के a ओमेगा cos ओमेगा t + 5 को v a ओमेगा √1 - sin स्क्वायर ओमेगा t + 5। आप ऐसा भी लिख सकते हैं cos को 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं x a sin ओमेगा t + 5 या 5 0, तो sin ओमेगा t को लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो v a ओमेगा √1 - sin थीटा x अपॉन a, सो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट में था, ये कट जाएगा, तो v ओमेगा √a स्क्वायर - x स्क्वायर। ये बेसिकली वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन है, और ये जो है वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन है। तो पोजीशन के टर्म यहां भी देखते हैं, if x 0 x 0 ले लें तो वेलोसिटी आगे ओमेगा है, देख रहे हैं ओमेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा क्योंकि ये वैल्यू मिनिमम है। if x a, अगर x की जगह पे a ले लें तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और ये आपका मिनिमम वैल्यू है। समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। इस पार्ट की मीन पोजीशन से जैसे जैसे इधर जाएगा वेलोसिटी घटता जाएगा, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी बिकम्स 0। इधर से जैसे आएगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वैसे इस डायरेक्शन में घटता जाएगा 0, फिर यहां से आपका मैक्सिमम और बढ़ता जाएगा 100। ऐसा कुछ होगा। तो यहां चाहे तो वेलोसिटी का वैल्यू इस फॉर्म में डालकर भी निकाल सकते हैं, तो पोजीशन के साथ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होगा। करके हम देख ही लेते हैं थोड़ा इस केस में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अगर यहां से करना चाहें तो k का आप ऐसा कीजिए, k = हाफ, एक याद रखिएगा, ये k है, ये दिस इज योर फोर्स कांस्टेंट, इसको चेंज नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकते। हाफ k स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर ओमेगा t + 5, इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर ओमेगा t + 5। इसको लिख सकते हैं हाफ ka स्क्वायर इनटू √1 - x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप, राइट। हाफ mv स्क्वायर है, तो m इनटू v स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा ये, राइट। तो इसको हटा ही दीजिए, तो इस फॉर्म में आ गया। तो आप लिख सकते हैं हाफ ka स्क्वायर माइनस हाफ ka स्क्वायर इनटू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a से कट गया तो आपके फॉर्म में आ जाएगा y = a - bx स्क्वायर के फॉर्म में। bx a पैराबोला है, नॉर्मल पैराबोला है। तो इसका आप ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इधर है हम काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन, ये था आपका मीन पोजीशन x = 0, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये है आपका सेक्शन काइनेटिक एनर्जी मैक्स का, दैट इज इक्वल टू हाफ kA स्क्वायर। ये ग्राफ होगा ऐसे, देखिए x = 0, 0 डिस्टेंस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा 0। यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे देखिए आ गया, जैसे कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करता है एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, वैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बिकम्स 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0। एक ग्राफ होता है ऐसे। तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतना आ गया, एक काइनेटिक एट एनी पॉइंट हो गया। अगर इसको फर्दर देखें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं E इक्वल टू होता है हाफ kx स्क्वायर। कहां से आता है पता होगा आपको, थोड़ा मैं बता दूं इसे भी। जैसे आप जानते हैं दिस इज पाथ AB, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपका यही है, दिस इज एम्पलीट्यूड। जैसे आप जानते हैं F इक्वल टू आपने देखा -kx, और F इक्वल टू du/dx होता है, अरे इसको लिख सकते हैं भैया dw/dx।
dw को लिख सकते हैं f into dx डिवाइडेड बाय dx dx कट गया तो du upon dx फोर्स के बराबर है। क्लियर ना? तो इसी में अगर माइनस कर दे तो ये टर्म हो जाएगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स माइनस में सपोज टेंशन। अब ये दोनों इक्वेशंस की इक्वेट कर दे तो माइनस du अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस kx एक कट गया इंटीग्रेट कर दे ये आ गया हाफ kx स्क्वायर। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो ये मैं लिख रहा हूं u इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं u इक्वल टू हाफ kx इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। यहां से आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू हाफ ka स्क्वायर। हाफ ka स्क्वायर कब होगा जब थीटा इज sin थीटा इज 1 when थीटा इज नेगेटिव अंडरस्टूड। यहां से मीन पोजीशन पे यहां पे आया तो रेस्ट में आ गया ऐसे ही। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम का कांसेप्ट ठीक है आपका तो क्लियर। तो हाफ k स्क्वायर when theta is this phase is 90 degree and u mean is equal to 0 कब होगा जब मीन पोजीशन में देखिए यहां पे नेट फोर्स 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0 यहां पे फोर्स मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये भी कर सकते हैं। अगर टोटल एनर्जी कहें तो E is equal to sum of kinetic energy plus potential energy। काइनेटिक एनर्जी आपने देखा हाफ ka स्क्वायर sin स्क्वायर ये था आपका cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 और यहाँ पे आया हाफ ka स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। You know cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा is 1, so total energy is half ka square, right? So आपने देखा maximum kinetic energy is also half ka square, maximum potential energy is also half ka square and total energy is also half ka square। तो कह सकते हैं कि total energy of a particle performing SHM that is equal to half ka square at mean position total energy is equal to kinetic energy maximum kinetic energy at this position potential energy is 0 at extreme position total energy is maximum potential energy at this position kinetic energy is 0। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ खींचना चाहे तो कुछ इस तरह से आएगा देख रहे हैं। मैक्सिमम कब होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इसका ग्राफ अगर निकालना चाहें इधर u है आपका गणित वेक्टर तो ग्राफ कुछ इस तरह से आए। ये है आपका बराबर लीजिए ये आपका x इक्वल टू 0 देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0 x इज इक्वल टू t/4 ये आपका कितना था t/4 पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा u max is equal to again half ka square। यहाँ पे आएगा t/2 फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 यहाँ पे आएगा राइट सॉरी t/4 मैक्सिमम t/2 ये आपका हो गया 3t/4 एंड सो ऑन ये अगेन हो गया t। आप देख सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम समझ में आ गया होगा। सो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। आज यहीं तक इस पे इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक लेक्चर और लगेगा। सो एसएचएम का एक लेक्चर और देखिएगा उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ओके थैंक यू।